हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। तो हम लोग आज बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा की परीक्षा हेतु संसदीय कमेटी यानी पार्लियामेंट कमेटी या संसदीय समितियों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके अर्थ के बारे में। तो दोस्तों संसद इतनी दुवा अथवा भारी भरकम संस्था है कि वह अपने समझ लाए गए विषयों का प्रभावकारी ढंग से स्वयं निष्पादन नहीं कर सकती। संसद के कार्य विविध, जटिल और वृहत हैं। साथ ही संसद के पास ना तो पर्याप्त समय है, ना ही आवश्यक विशेषज्ञता, जिससे कि समस्त विधायी उपायों तथा अन्य मामलों की गहन छानबीन कर सके। यही कारण है कि अनेक समितियां इसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती है। भारत के संविधान में ऐसी समितियों को अलग अलग स्थानों एवं संदर्भों में उल्लेख आता है, लेकिन इन समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्यों आदि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं मिलता। इन सभी मामलों के बारे में संसद के दोनों सदनों के नियमन ही प्रभावी होते हैं। इस प्रकार एक संसदीय समिति वह समिति है, पहला, जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष सभापति नामित करते हैं। दूसरा, जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है। तीसरा, जो अपनी रिपोर्ट सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती हैं। चौथा, जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय करता है। परामर्शदात्री समिति भी संसद सदस्यों से ही गठित होती है, लेकिन यह संसदीय समिति नहीं होती है क्योंकि यह उपरोक्त 4 शर्तों का पूरा नहीं करती है। वर्गीकरण, मोटे तौर पर संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां तथा तटस्थ समितियां। स्थायी समितियां स्थायी प्रगति की होती हैं, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं, जिनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तटस्थ समितियों की प्रगति अस्थायी होती है तथा जिस प्रयोजन से उनका गठन किया जाता है वो समाप्त होते ही उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, जो अस्तित्व में नहीं रह जाती। स्थायी समितियां, कार्य की प्रगति के आधार पर स्थायी समितियों का निम्नलिखित 6 कोटियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला है वित्त समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति। दूसरा, विभागीय समितियां। इसके बाद तीसरा, जांच के लिए गठित समितियां, जांच समितियां। इसमें याचिका अथवा आवेदन के लिए गठित समितियां। विशेषाधिकार समिति और आचार समिति। चौथा पॉइंट आता है परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां, जिसमें सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधायन समितियां, विचारक प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, स्त्री सशक्तिकरण समिति और लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति। 5वां पॉइंट सदन के दैन्य निधन कार्यों से संबंधित समितियां। पहला कार्य सलाहकार समिति, सदस्यों के लिए निजी विधेयकों एवं संकल्पों के लिए गठित समिति, विनियम समिति, सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति के लिए गठित समिति। 6वां पॉइंट सदन समिति अथवा सेवा समितियों। पहला समान प्रयोजन समिति, सदन समिति, पुस्तकालय समिति और सदस्यों के वेतन भत्तों के लिए संयुक्त समिति। तदर्थ समितियां, तदर्थ समितियों को 2 कोटियों में विभाजित कर सकते हैं, जांच समिति एवं सलाहकार समिति। पहला, जांच समितियों का गठन समय समय पर किया जाता है। इसके लिए दोनों सदनों में से किसी के भी द्वारा इस आशय एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है अथवा इनका गठन विनिर्दिष्ट विषयों पर जांच करने हेतु प्रतिवेदन तैयार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सभापति द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए पहला आता है राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान कतिपय सदस्यों के आचरण की जांच के लिए गठित समिति, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के लिए गठित समिति, रेल सभा समिति, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए गठित समिति, बोफोर्स संविदा के लिए संयुक्त समिति, उर्वरक मूल्य निर्धारण के लिए संयुक्त समिति, प्रतिभूतियों एवं बैंकों के लेन देन में हुई अनियमितता की जांच के लिए संयुक्त समिति, शेयर बाजार घोटाले पर गठित संयुक्त समिति, संसदीय संकुल
की सुरक्षा के लिए संयुक्त समिति, संसद सदस्यों, राजनीतिक दलों के कार्यकालों तथा लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों को कंप्यूटर के प्रावधान के लिए समिति। संसद भवन संकुल में खाद्य प्रबंधन के लिए समिति। संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं तथा सांसदों के लिए चित्र मूर्तियां स्थापित करने के लिए गठित समिति। संसद भवन संकुल के विकास तथा विरासत चिन्हों के अनुरक्षण के लिए समिति। संसद सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल, परंपराओं के उल्लंघन, अवमाननापूर्ण व्यवहार की जांच के लिए समिति। दूरसंचार अनुज्ञप्तियों तथा स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्यधारण से संबंधित मामलों के जांच के लिए संयुक्त समिति। दूसरा पॉइंट है कि सलाहकार समितियों के अंतर्गत विधेयकों के लिए गठित प्रवर तथा संयुक्त समितियां सम्मिलित होती हैं, जिनका गठन किसी विशेष विधेयक के बारे में विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए किया जाता है। ये समितियां अन्य तटस्थ समितियों से इस अर्थ में भिन्न होती है कि ये विधेयकों में से ही सम्मिलित होती हैं और इनके द्वारा जो कार्य पद्धति अपनाई जाती है वे कार्य पद्धति के नियमों तथा लोकसभा अध्यक्ष सभापति के निर्देशों में उल्लेखित होता है। जब किसी सदन में कोई विधेयक सामान्य चर्चा के लिए लाया जाता है, तब सदन चाहे तो उस सदन के प्रवर समिति को अथवा दोनों सदनों की संयुक्त समिति को संदर्भित कर सकता है। इस आशय का प्रस्ताव सदन में लाया और स्वीकार किया जाता है। यदि विधेयक को संयुक्त समिति का संदर्भित करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस निर्णय से दूसरे सदन को भी इस अनुरोध के साथ अवगत कर दिया जाता है कि उक्त समिति के लिए अपने सदस्यों को नामित करें। प्रवर समिति या संसदीय समिति विधेयक पर उसी प्रकार प्रावधान दर प्रावधान विचार करती है जैसे कि दोनों सदनों की किसी विधेयक पर विचार करते हैं। समिति के सदस्य विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन भी प्रस्तावित कर सकते हैं। समिति विधेयक में रुचि रखने वाले विभिन्न संघों, सार्वजनिक निकायों अथवा विशेषज्ञों द्वारा साक्ष्य भी ग्रहण कर सकती हैं। विधेयक पर इस प्रकार विचार करने के पश्चात सीमित अपना प्रतिवेदन सदन को सौंप देती है। जो सदस्य के बहुमत से सहमत नहीं लेते हैं कि वे प्रतिवेदन में अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। वित्तीय समितियां। लोक लेखा समिति। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ और तब से यह अस्तित्व में है। वर्तमान इसमें 22 सदस्य हैं। प्रतिवर्ष संसद द्वारा उसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरित मत के लिए माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार इसमें पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों से की जाती है। 1967 में से एक परंपरा चली आ रही है कि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन सौंपता है: विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। समिति सार्वजनिक व्यय में तकनीकी अनियमितता की जांच मात्र कानूनी या औपचारिक दृष्टिकोण से ही नहीं करती, बल्कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए अतिरिक्त समझदारी और विवेक तथा उपयोगिता के दृष्टिकोण से भी करती है, ताकि अपव्यय, क्षति, भ्रष्टाचार, अक्षमता तथा निरर्थक खर्चों के मामले में सामने लाया जा सके। विस्तार में जानने के लिए समिति के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, केंद्र सरकार के विनियोग लेखा तथा वित्त लेखा की जांच करने के साथ ही लोकसभा में प्रस्तुत किसी अन्य लेखा की भी जांच करता है। विनियोग लेखा वास्तविक खर्च की तुलना में संसद द्वारा स्वीकृत खर्च से करता है, जबकि वित्त लेखा केंद्र सरकार के भुगतान तथा प्राप्तियों को दर्शाता है। दूसरा, विनियोग लेखा तथा इस पर आधारित नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के लेखा प्रतिवेदन की संवेक्षा के दौरान समिति को निम्नलिखित मुद्दों पर आश्वस्त हो लेना पड़ता है। पहला काम कि जिसे पैसा भुगतान किया गया हो वह प्रयुक्त सेवाओं अथवा उद्देश्यों के लिए वैधानिक रूप से उपलब्ध था। कि किसके खर्च उस प्रकार प्राधिकरण के समनुरूपता में था जो उसका प्रशासन करता है। कि प्रत्येक पुनर्वियोग संबंधी नियम
आइए ले लीजिए।